मैं किसी सरकार। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य में ITI सत्र 2024-25-26 में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, कब काउंसलिंग होगा, एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस है, सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिए। और हाँ, आप लोगों तक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचते रहे सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए सारी पहलुओं को देखते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2024-25-26 में विभिन्न व्यवसायों में नामांकन हेतु 8वीं एवं 10वीं कक्षा में प्राप्तांक आधारित अंतिम मेधा सूचियों के आधार पर आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित अति महत्वपूर्ण। तो आप यहाँ पर टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग देख पा रहे हैं। आपका जो चॉइस फिलिंग का डेट दिया है वो 24/6/2024 से 29/6/2024 तक, यानी कि 29 जून 2024 तक आपका ट्रेड फिलिंग का यहाँ पर डेट दिया गया है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो आपका डाउनलोडिंग का टाइम दिया है 3/7/2024 से 19/7/2024। तीसरा दिया एडमिशन इन द कंसर्न्ड ITI। आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसी आधार पर क्या करना है, आपको एडमिशन करवाना है कंसर्न्ड ITI में। तो एडमिशन इन द कंसर्न ITI आपका 3/7/2024 से 19/7/2024 तक आपका एडमिशन करवा। आपका यहाँ पर टाइम शेड्यूल पर सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग भी दिया गया है। सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग का टाइम दिया गया आपका चॉइस फिलिंग ऑफ ट्रेड एंड ITI 24/7/2024 से आपका 30/7/2024 तक, यानी 30 जुलाई 2024 तक आप जो आपका सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग होगा उस पर आप चॉइस सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। आपका सीट अलॉटमेंट और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपका डाउनलोड होगा वो आपका 30/8/2024 से 14/8/2024 के बीच में होगा। एडमिशन इन द कंसर्न ITI आपका एडमिशन कब से कब हो जाएगा, 3/8/2024 से 3 अगस्त 2024 से 14 अगस्त 2024 तक आपका एडमिशन का टाइम दिया गया। ठीक, यहाँ पर आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 8वीं एवं 10वीं कक्षा की अंतिम मेधा सूची में शामिल आवेदकों अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों तथा व्यवसायों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग और एडमिशन इन ITI 2024 लिंक में जाकर लॉगिन करने के पश्चात दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक 5 संस्थान व्यवसाय विकल्पों को चयन कर सकते हैं। तब ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय मैक्सिमम 5 कॉलेजेस को, मैक्सिमम 5 संस्थान को आप सेलेक्ट कर पाइएगा काउंसलिंग के समय से। ओके, आप यहाँ पर चौथा पॉइंट को एक बार देख लेते हैं, कॉल फॉर काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग करने के बाद आपका जितने भी कॉलेज आपको अलॉट होंगे, राइट, तो उनमें से अलॉटेड सीट में से एक सीट बुक करा लेना अनिवार्य है। ठीक है ना, 3 दिन के अंदर अभ्यर्थी को अपने अलॉटेड सीट में से एक सीट बुक करा लेना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो आपको एक ही कॉलेज में एडमिशन करना है, जितने, जैसे कि आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किया, तो मान लीजिए आपका 3 कॉलेज में आपका नाम आ गया, 3 कॉलेज आपको अलॉट कर दिया गया, तो आपको इन तीनों कॉलेज में से जो कॉलेज सबसे बेहतर लगेगा उस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, सीट बुक कराने के उपरांत नामांकन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दिया जाता है। तो सीट बुक कराने के उपरांत क्या करना है, आपको जो नामांकन का, जो एडमिशन का अंतिम तिथि है उसके विदिन, ठीक है, उसके बीच ही आपको एडमिशन करा लेना है। ठीक है, यहाँ पर छठा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 5वां पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं, द्वितीय जो सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग में नामांकन है तो किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित सीटों का विनियम झारखंड राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग की ज्ञापन के तरह द्वारा निर्धारित संकल्प का अनुसार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई होता है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में आपका जो ज्ञापन संख्या दिया गया है झारखंड प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग के द्वारा, उसके अनुसार आपका किया जाएगा। राइट, चलिए अब हम लोग कुछ रिजर्वेशन से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। काउंसलिंग से संबंधित चीज़ों को तो हम लोगों ने देख लिया कि कब काउंसलिंग
स्टार्ट होगा, कब उसका प्रोविज़न मेरिट लिस्ट आएगा, कब से कब एडमिशन स्टार्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट 7 में दिखाया गया आरक्षण। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। आरक्षण का प्रावधान कार्मिक प्रशासन। देखिए आरक्षण क्या होता है हम बता देते हैं आपको, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी मतलब जो जिस अधिकारी को अथॉरिटी मिला हुआ है कि वो जाति या निवास निर्गत कर सकता है। जैसे हमारा अंचल अधिकारी यानी कि सीओ जो होता है, सर्कल ऑफिसर को हम लोग अंचल अधिकारी कहते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी जिसे हम लोग एसडीओ कहते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर को हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी कहते हैं। उपायुक्त मतलब डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कहीं कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। द्वारा निर्गत जातीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति संस्थान में नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब कि जो उसका ओरिजिनल प्रति है, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसे एडमिशन के समय आपको आईटीआई कॉलेज में, जिस भी संस्थान में आप एडमिशन करवा रहे हैं वहाँ पर जमा करना जरूरी है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन करवा रहे हैं वहाँ पर जमा करना अनिवार्य। यहाँ पर आपको बता रहा है कि सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रित हो, किसी भी वर्ग का हो, ST SC BC1 BC2 जनरल किसी भी वर्ग का हो, है ना। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, वीरगति प्राप्त सैनिक है या सेवारत सैनिक है के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट आरक्षित होता है। ठीक है, सभी कॉलेजों में क्या होता है कि एक सीट उनके लिए आरक्षित होता है, रिजर्व रहता है। दिव्यांगों के लिए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रत्येक व्यवसाय में 5% सीट आरक्षित। इस चीज़ को भी हम लोग समझ रहे हैं कि प्रत्येक व्यवसाय में, प्रत्येक ट्रेड में क्या होता है कि 5% सीट आरक्षित होता है दिव्यांगों के लिए। दिव्यांग मतलब होता है जो शारीरिक रूप से वो सक्षम है, उसे हम लोग दिव्यांग के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कोड नंबर देख लीजिए, पॉइंट में दिया आदिम जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों के आरक्षण के लिए क्या क्या नियम है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। संकल्प के अनुसार अनुसूचित जनजाति कोटे के लिए निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के आरक्षित, यानी जो ST कोटा में जितने भी सीट होता है उसमें से 2% सीट क्या होता है आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाती। राइट, ज़्यादा समझना नहीं है उस। हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में क्या क्या आता है, अनुसूची 1 यानी कि BC1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी कि BC2 बैकवर्ड कास्ट राइट के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजस्व विज्ञापनांक इतना अनुसार क्रीमिलियर अवधारणा का समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। यानी आपको पता है क्रीमिलियर क्या होता है। क्रीमिलियर मतलब होता है कि जो पहला स्टेज में आपका जातीय निवास बनता है, और इसमें कॉन्सेप्ट है क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर और OBC का। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी या किसी भी कॉलेज, सेंट्रल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको OBC की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर से ही काम चल जाता है। तो आपको क्रीमिलियर यहाँ पर मांगा गया, ठीक है। और क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर OBC किस प्रकार से बनाया जाता है उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। क्रीमिलियर मतलब होता है जिसका परिवार एनुअल इनकम, जिसका परिवार का वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से ज़्यादा होता हो, उसे हम लोग क्रीमिलियर की कैटेगरी में रखते हैं। और जिसका पारिवारिक आय 8 लाख से कम होता हो उसके लिए हम नॉन क्रीमिलियर के कैटेगरी में रखते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक मतलब होता है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसे हम लोग सवर्ण भी कहते हैं, जिसको 10% आरक्षण गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। यहाँ पर आपको सैनिक कोटा में मिल जाएगा प्रत्येक कॉलेज में 1 सीट। सेवारत सैनिकों के आश्रितों, जो सैनिक अभी सेवारत है उसके आश्रितों को, भूतपूर्व सैनिकों को, जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं, या वीरगति के प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस में 1 सीट, है ना। प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस में, प्रत्येक कॉलेजेस में 1 सीट उनके लिए आरक्षित रहता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसे सबमिट करना पड़ता है। सैनिक कोटा है तो आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने हेतु सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों, विधवाओं के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। झारखंड राज्य के अंचलाधिकारी मतलब CO, अनुमंडल पदाधिकारी, SDO, उपायुक्त, DC द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जिसका हम लोग निवास प्रमाण पत्र या रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसे आपको शो करना पड़ेगा। कार्यरत सैनिकों के मामलों में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्रित पदाधिकारी से, तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र पुत्री का होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक। दिव्यांग हेतु आरक्षण आपको बताए दिए कि प्रत्येक ट्रेड में, प्रत्येक व्यवसाय में दिव्यांगों के लिए 5% सीट जो है वो आरक्षित रहता है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है
अंधापन, कम दृष्टि, बहरा एवं श्रवण निशक्तता, चलन निशक्तता जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्लीय अफरान से पीड़ित, मांसपेशी विकासिया, स्वाधीनता, बौद्धिक निशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोग, ऐसे व्यक्ति को हम लोग दिव्यांग की श्रेणी में रखते हैं। तो मेधा सूची किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहले बता दिया है कि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्ट की गई प्राप्तांक, जितने भी प्राप्तांक आप लोगों ने प्रविष्ट किए है 10th का या क्लास 8 प्रतिशत या CGP को प्राप्तांक प्रतिशत में बदलने के पश्चात, जो अगर बहुत सारे स्कूल में क्या होते हैं, जैसे CBSE बोर्ड में क्या होता है कि उसे CGPA में प्राप्तांक जो वो उल्लेख रहता है मार्कशीट में, तो इसी स्थिति में CGPA को प्रतिशत में बदलने के पश्चात प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर कक्षावार राज्य मेधा सूचियाँ जारी की जाएगी। साथ ही 8वीं पास अभ्यर्थियों को निर्गत प्रमाण पत्र पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत CGPA नहीं दर्शाए जाने की स्थिति में मेधा सूची नामांकन में दी जाने वाली प्राथमिकता निम्नवत होगी। क्या क्या प्राथमिकता होगी आप लोग देख लेते हैं एक बार। जन्म तिथि को प्राथमिकता दी जाएगी। कोई व्यक्ति अगर किसी अभ्यर्थी या यदि किसी विद्यार्थी का जन्म तिथि 1/1/2005 है और किसी अभ्यर्थी का जन्म तिथि 1/1/2004 है, दोनों का नंबर अगर सेम हो जाता है तो जिसका जन्म तिथि 1/1/2004 है उससे प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवारों के नाम के अक्षरों के अंग्रेजी अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे किसी अभ्यर्थी का अगर जन्म तिथि भी मैच कर रहा है 1/1/2004 है और दूसरे का भी 1/1/2004 है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसके नाम का जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है उससे प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे ए वाले अक्षर को पहले लिया जाएगा क्योंकि वो जो आपका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है उसमें ए जो है पहले आता है। अगर किसी का नाम अजय एंड विजय है तो पहले अजय को ली जाएगी क्योंकि अजय ए जो है बी से पहले आता है। ठीक है। जन्म तिथि व नाम के अंग्रेजी अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट समान होने पर जो पहले आवेदन करेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और दोनों का नाम अगर ए से प्रारंभ होती है या दोनों का नाम अगर बी से प्रारंभ होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो ऑनलाइन आवेदन पहले किया है, जिसने पहले ऑनलाइन आवेदन किया उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। किसी भी तरह की त्रुटियां विसंगतियों की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। यहाँ पर बता दिया है कि किसी प्रकार की अगर मिस्टेक होता है तो आवेदक उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। राइट। तो ये सब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिससे मैं आज के वीडियो में कवर किया हूँ। ठीक है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।